तो लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट सीखा और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करते समय हमने ये देखा कि ये हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अकाउंट के जो बैलेंसिंग है वो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कर रहे हैं या फिर हम हमारे फाइनेंशियल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, उनके साथ एक बार जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर से आएंगे इस कंसेप्ट को और फिर ट्राई करेंगे। क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? तो तब तक के लिए अगर कंफ्यूजन है तो उसको दे देंगे एक हम विराम और हम बढ़ेंगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। अब देखिए बात यह है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आपकी बुक के अंदर हमेशा दो पार्ट होता है, एक होता है फंडामेंटल पार्ट और एक होता है प्रैक्टिकल सारे के सारे क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, चाहे एक क्वेश्चन के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी लगेंगे, बिल्कुल ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगा। परंतु जो थ्योरेटिकल या फंडामेंटल पार्ट है वो मेरे टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, हालांकि मैं इंश्योर हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी पूरी बुक के अंदर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नहीं मिलेगा कि जिसका मैंने आंसर प्रॉपरली नहीं दिया होगा। फिर भी कुछ रह जाए कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं अलग से उसका वीडियो आपको भेज दूंगा। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता है कि भैया ये मिस्टर गोपाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ही बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2022 1 अप्रैल मिस्टर गोपाल स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000, ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अप्रैल। अब उसने अप्रैल के बाद में बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, ट्रांजैक्शन की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लास्ट में क्या रखा है, जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग अबाउट ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है ना भैया, उन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइजिंग कीजिए। मतलब ये हो गया कि जो जर्नल में हमने बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस किए थे वही क्वेश्चन फिर से आएंगे। तो पहले तो भैया हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, हम हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे और उसके बाद में जितने भी जर्नल के अंदर अकाउंट ओपन हुए हैं हमारी लेजर बुक ओपन करेंगे, लेजर के अंदर हर एक अकाउंट ओपन करेंगे और इन जर्नल एंट्री की वहां पे पोस्टिंग करेंगे। तो सिंपल भाषा में अगर कहूं तो हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे उनमें आपको 2 काम दिए गए हैं। पहले तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो ये हमारे जर्नल वाले चैप्टर का पार्ट हो गया। और अब एक बार सब सारे के सारे ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हो गए जर्नल के अंदर, उसके बाद में लेजर बुक के अंदर अकाउंट क्रिएट करके उसकी पोस्टिंग करनी है। तो हो सकता है अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर लेंथ बहुत ज्यादा बन जाती है तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। वो हर क्वेश्चन के अंदर आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ऑलरेडी डिटेल में लिखा होगा। ठीक है भैया, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 3 घंटे का एक वीडियो डालूं, तो मेरे एवरेज हर वीडियो की साइज कितनी रहेगी, 1 घंटा 45 मिनट की रहेगी। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो वो क्वेश्चन अपने आप में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपके सामने आएगा, पर हर क्वेश्चन के हर प्रैक्टिकल प्रश्न का आपको जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। चलिए बात करेंगे। 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, 50,000 रुपए कैपिटल लगाइए। चलिए भैया अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि मैंने कहा जब भी हमारे सामने ट्रांजैक्शन आएगा उस ट्रांजैक्शन को देख के हमें ये पता करना है कि भैया इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं और उन अकाउंट के ऊपर हम हमारे गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगा देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। परंतु यहाँ पे मैं जो जर्नल एंट्री है उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करके, क्योंकि जर्नल एंट्री के ऑलरेडी भैया 600 से 700 ट्रांजैक्शन मैं ऑलरेडी वहां पे कवर करवा चुका हूं और यहाँ पे 100% उन क्वेश्चंस के रिपीटेशन ही होंगे। 100% उन ट्रांजैक्शन के रिपीटेशन ही होंगे। नया कोई ट्रांजैक्शन अगर मुझे मिलेगा उस पर मैं थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लूंगा, उसमें कोई मुझे दौराई नहीं है। परंतु अननेसेसरी जर्नलाइजिंग पार्ट के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि जर्नलाइज करने के बाद मुझे लेजर बुक के अंदर सारे के सारे अकाउंट ओपन करने हैं
और उसकी पोस्टिंग करनी है। जो चैप्टर का नाम लेज़र है, तो मेरा जो 90% फोकस रहेगा वो लेज़र कैसे क्रिएट होगी, लेज़र में अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे और उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, इस पे रहेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जर्नल चैप्टर में आप जाइए, 600 से 650 के आसपास आई थिंक ट्रांजेक्शन को हमने वहां पे एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। चलिए बात करेंगे। 1 अप्रैल को गोपाल स्टार्ट बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। अब भैया आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जो प्रोप्राइटर होता है, जो मिस्टर गोपाल है, उसने पैसा लगाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड जो हो गया, भैया कितने लगाए हैं इसने, डायरेक्ट बैंक में डाले नहीं है, 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया है। तो जो मेरा कैश का कंपोनेंट है वो है 50,000 रुपये। तो यहाँ पे मुझे 50 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अकाउंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कौन कौन से अकाउंट जो है वो मेरे यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। अब बताइए कैपिटल कौन सा अकाउंट है भैया, कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि रिसीवर की पोजीशन में होता है तो डेबिट होता है, गिवर की पोजीशन में होता है तो क्रेडिट होता है। तो बिजनेस ओनर गिवर की पोजीशन में है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो मुझे इसको करना पड़ेगा क्रेडिट। इसी तरह से मैं नकद की बात करूंगा। मैंने आपसे कहा यहां मेरी स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी तेज रहेगी भैया। कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट है, वस्तुगत अकाउंट है। और वस्तुगत अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जब आएगी तो डेबिट करेंगे। अगर ये बिजनेस में पैसा आएगा तो मैं इसे डेबिट करूंगा, परंतु अगर ये बिजनेस में पैसा जाएगा तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो भैया देखिए, जब बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया है तो बिजनेस में पैसा आया है, इसके लिए मुझे डेबिट करना है। तो फिलहाल हम जर्नल एंट्री ही सीखेंगे। मेरी जर्नल एंट्री क्या हो गई, मेरी जर्नल एंट्री हो गई भैया, यहां पे हो गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपये। आपको जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में ये काम करना है, नरेशन भी लिखना है और डेट भी लिखनी है। ये इस टाइम पे, इस पे मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं फंडामेंटल पार्ट सबको बताऊँगा, मना नहीं है, रूल बताए बिना नहीं बढ़ेंगे, परंतु फॉर्मेटिंग और जो रिमेनिंग वर्क है वो आप संभाल लीजिएगा भैया, ठीक है। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जब पहला ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज। चलिए क्या बता रहा है ये, परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा, रीटा से माल खरीदा है और कोई सूचना नहीं है। तो पहला जो काम है, जो अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं, परचेज गुड्स माल खरीदा, एक मेरे लिए अकाउंट हो गया परचेज का और दूसरा जो अकाउंट हो गया रीटा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नकद से आया है या बैंक से आया है, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि भैया ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार ट्रांजैक्शन है। अब बात करेंगे जो परचेज का अकाउंट है, ये मेरे लिए हो गया कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जब भी खर्चे के और लॉसेस की बात करेंगे ना तो इन्हें डेबिट किया जाता है, और इनकम और रेवेन्यू की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें क्रेडिट किया जाता है, ठीक है भैया। तो हमारे यहाँ पे परचेज जो है हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस का काम करता है, बिजनेस का खर्चा है, इसके लिए मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ। एक बात समझो, आपको छोटी सी बात बताऊँ आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे रटते हैं कि भैया व्हाट कम्स इन डेबिट। भैया ऐसे नहीं होता है, पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करो। हर बच्चा ये रटने की कोशिश करता है व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता भैया। ये रूल इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा वो अकाउंट है। हमेशा हर जगह व्हाट कम्स इन वाला रूल नहीं लगेगा। व्हाट कम्स इन वाला रूल जो रहेगा वो किस पे लगेगा भैया, अगर वो सामने रियल अकाउंट है। बहुत छोटी मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, सीधा ये 2-4 चीज रट ली और उसको हर जगह लागू कर दिया, ऐसे नहीं भैया। ट्रांजैक्शन के अंदर पहले उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर जो ये रूल है ये रूल आपको लगाने हैं। डायरेक्ट आपको बाईपास नहीं करना भैया, नहीं कभी कर पाओगे। खाली कम्स इन गोज आउट से कुछ नहीं होता भैया, ऐसा नहीं है।
ये रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट आएगा तो रूल अलग है, रिसीवर गिवर का रूल है, और नॉमिनल अकाउंट आ गया तो खर्चे या इनकम की बात करेगा। तो ऐसी स्थिति में डेबिट, जब तक आपने अकाउंट के ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं किया, कितना भी कम्स इन गोज आउट रख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है आपका। ठीक है भैया। अब मैं रीटा की बात करूंगा। रीटा मेरे लिए क्या हो गया भैया? मेरे लिए हो गई पर्सनल अकाउंट। मेरे लिए पर्सनल अकाउंट, बस आप जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे लिखते जाइए, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है अगर रिसीवर की पोजीशन में है, अगर रिसीवर की पोजीशन में है तो डेबिट होगा रिसीवर की पोजीशन, या जो प्रश्न होता है, जो पर्सनल अकाउंट होता है वो गिवर की पोजीशन में होता है तो होता है क्रेडिट। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा, रीटा से खरीदा है तो रीटा जो है वो भैया हो गई गिवर की पोजीशन में। इसके लिए रीटा को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब मेरी एंट्री क्या होगी? देखिए, डेबिट मैंने कर दिया है परचेज को, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई। आपको डेट के साथ लिखनी है भैया, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है भैया? 20,000 रुपये इन्वॉल्व है, तो 20,000 रुपये आपको डेबिट में लिखने हैं, 20,000 रुपये आपको क्रेडिट में लिखने हैं। मैंने आपको बेसिक पार्ट बता दिया, रूल फॉर डेबिट क्रेडिट। अब जो फॉर्मेट वाला पार्ट है जरा आप संभाल लीजिएगा भैया। अगले क्वेश्चन के, अगला ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़तेंगे। कैश पेड टू रीटा, रीटा को कैश पेड किया है भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट मिला, कौन कौन से ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट मिले? पहला जो मिला वो रीटा का मिला, और दूसरा मिला कैश का। तो पहला अकाउंट मेरे सामने रीटा का आ गया, दूसरा जो अकाउंट आया मेरे सामने कैश का अकाउंट आया। अब मैं रीटा की बात करूंगा। रीटा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है भैया, ये बताने की जरूरत नहीं है। रीटा यहाँ पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट आते ही मेरे दिमाग में रूल चलना चाहिए कि रीटा क्वेश्चन में या तो रिसीवर की पोजीशन में है, या जो रीटा है वो गिवर की पोजीशन में है। अब देखिए, कैश पेड टू रीटा, कैश पेड टू रीटा मतलब रीटा जो है वो हो गई रिसीवर की पोजीशन में। इसके लिए मैं रीटा को इस ट्रांजैक्शन में डेबिट करना पड़ेगा। अब बात करेंगे नकद की। जो कैश का जो अकाउंट है वो हमारे लिए हो गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट को रिसीवर की या तो रियल अकाउंट होगा, या तो ये कम्स इन वाली स्थिति में होगा, या पैसा यहां से जाएगा। दो ही स्थिति हो सकती है। हमने नकद का भुगतान किया है, हमने नकद का अगर भुगतान किया है तो हमारे यहां से पैसा गया है, हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या मिली भैया? मुझे एंट्री मिली रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट कितना है भैया? देखिए जरा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपको डेबिट के कॉलम में लिखने हैं, और 10,000 रुपये आपको लिखने हैं क्रेडिट के कॉलम में। आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं बहुत स्पीड से जर्नल एंट्रीज को बहुत स्पीड से निकलूंगा भैया, इसके लिए आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए। गुड्स सोल्ड टू रोहित, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर से मैं उधार ट्रांजेक्शन ही ट्रीट करूंगा उसे। अगर कैश के संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और पर्सन का नाम है, ये हम फंडामेंटल पार्ट में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट आ रहा है, और साथ में वो ट्रांजैक्शन नकद में या बैंक के थ्रू नहीं हुआ है, ऐसा कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है, तो हमें ये उधार ट्रांजैक्शन मानना है। तो गुड्स सोल्ड के लिए हमारे पास जो शब्द आ गया है वो है सेल्स, और जो रोहित को माल बेचा है दूसरा हो गया रोहित। सेल्स जो अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह से मैं रोहित की बात करूंगा, ये है पर्सनल अकाउंट। रूल क्या लगाने हैं भैया? नॉमिनल अकाउंट अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करेंगे तो हमेशा डेबिट करूंगा, इनकम या रेवेन्यू की बात करेगा हमेशा मुझे इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरे सेल्स है मेरी बिजनेस के लिए रेवेन्यू हो गया, इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। रोहित की बात करूंगा, जो रोहित है मिस्टर, ये पर्सनल अकाउंट है, या तो ये क्वेश्चन के अंदर कुछ रिसीवर की पोजीशन में होता है, या ये क्वेश्चन में गिवर की पोजीशन में होता है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करके उसके आगे रूल लगा दीजिए,
और आपको अपना डिसीजन खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये डेबिट होने वाला है या क्रेडिट होने वाला है। क्या क्वेश्चन है? गुड सोल्ड टू रोहित, रोहित को माल बेचा है। तो भैया रोहित ने माल क्या किया है? रिसीव किया होगा, इसलिए डेबिट कर दूंगा। एंट्री क्या मिली? रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एंट्री मुझे मिल गई रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना है भैया देख लीजिए जरा, 25,000 रुपीज। चलिए 25,000 रुपीज डेबिट में जाएगा, 25,000 रुपीज क्रेडिट में जाएगा। आप जल्दी से ट्रांजेक्शन को नोट कीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन जरा क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। ओके, ये हमने गुड्स सोल्ड किया रोहित ने, ठीक है, ये रोहित ने वापस हमको पेमेंट दे दिया। अगला ट्रांजेक्शन है भैया रिसीव कैश फ्रॉम रोहित। रोहित से पैसा मिला है, रोहित से पैसा मिला है। तो मेरा काम है सबसे पहले उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिसको बुक्स में लाना है। दो अकाउंट मिल गए भैया। तो पहला स्थिति क्या हो गई? पहला अकाउंट क्या हो गया? रोहित। दूसरा हो गया कैश। अब बात करेंगे रोहित की। रोहित है मेरे लिए पर्सनल अकाउंट और जो कैश है वो है मेरे लिए रियल अकाउंट। अब क्या लगाने हैं? रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। सोचिए जरा, रोहित जो है क्वेश्चन में रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, यानी कि पर्सनल अकाउंट में या तो वो जो अकाउंट होता है वो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। अब रोहित से पैसा प्राप्त हुआ है तो रोहित तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश की बात करूंगा, कैश जो है वो रियल अकाउंट है। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, या तो बिजनेस में ये आएगा, या तो बिजनेस में आता है या बिजनेस से जाता है, ठीक है ना। तो व्हाट कम्स इन, या तो आएगा ये पैसा या बिजनेस से जाएगा, गोज आउट यानी कि हमारे यहाँ से चला जाएगा। अब आप बताइए, रोहित ने हमें भुगतान किया है तो जो नकद है ना वो हमारे पास आया है। तो नकद जब मेरे पास आ गया, नकद जब मेरे पास आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना पड़ेगा। भैया जर्नल एंट्री क्या मिली मुझे जर्नल एंट्री मिली कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। अमाउंट कितना है जरा देखिए, ये बात करता है 20,000 रुपये की। चलिए तो 20,000 रुपये डेबिट, 20,000 रुपये क्रेडिट। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन के। 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 12 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या कहता है? 12 तारीख का ट्रांजेक्शन कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा। रीटा से फिर से माल खरीदा है, कोई बात नहीं भैया। तो गुड्स परचेज के लिए मेरे पास कौन सा अकाउंट आ गया? गुड्स परचेज के लिए मेरे पास अकाउंट आ गया भैया मेरा परचेज अकाउंट। तो एक मेरा परचेज अकाउंट मिला मुझे और एक मुझे रीटा का अकाउंट मिला। चलिए तो एक मुझे परचेज का अकाउंट मिला, दूसरा जो अकाउंट मिला वो मुझे मिला रीटा का अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट है भैया? परचेज है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, ये है नॉमिनल अकाउंट। और जो रीटा का है अकाउंट ये है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? एक्सपेंसेस और लॉसेज अगर होंगे डेबिट करेंगे, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। चूंकि माल खरीदा है हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है, इसके लिए मैं से डेबिट करने वाला हूं। रीटा का जो अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? अगर रीटा क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में है तो मैं उसे डेबिट करूंगा, और रीटा जो है अगर वो गिवर की पोजीशन में है मैं रीटा को क्रेडिट करूंगा। तो माल रीटा से खरीदा है तो रीटा ने हमें सप्लाई किया है, तो रीटा जो है वो गिवर की पोजीशन में आ गया, इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। मुझे एंट्री क्या मिल गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। मुझे एंट्री मिल गया परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। चलिए भैया, और अमाउंट कितना है जरा ये भी देख लीजिए। 12,000 रुपये मैंने डेबिट करना है और 12,000 रुपये मुझे क्रेडिट करना है। फॉर्मेट आप देखते रहना, फॉर्मेट का जो मामला है वो आपके हवाले। कैश पेड टू रीटा, रीटा को नकद का भुगतान किया है। बहुत अच्छी बात है भैया, रीटा को आपने नकद का भुगतान किया है। तो रीटा एक अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट मिल गया नकद रीटा, और दूसरा अकाउंट मिल गया कैश। रीटा कौन सा अकाउंट है? आप तो बस अकाउंट को आइडेंटिफाई करो और उसका कौन से नेचर का अकाउंट है वो लिख दीजिए सामने।
रीटा का अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और कैश का जो अकाउंट है ये भी पर्सनल अकाउंट। ये मामला हमारे सामने, सॉरी, कैश का जो अकाउंट है ये हमारा हो गया रियल अकाउंट, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर होगा तो मैं डेबिट करूंगा, गिवर होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। कैश का जो मामला है रियल अकाउंट है, अगर बिजनेस में आएगा तो मैं डेबिट करूंगा, और अगर यहाँ से जा रहा होगा, मेरे यहाँ से पैसा गोज आउट वाली स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूँ। अब बात करते हैं रीटा। रीटा चूंकि कैश पेड टू रीटा, हमने रीटा को पेड किया है, रीटा क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में, इसके लिए रीटा को मैं करूंगा डेबिट। कैश मैंने जब भुगतान किया है तो मेरे यहाँ से पैसा गया होगा, इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरे लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, रीटा अकाउंट डेबिट, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, 20,000 रुपये से आपको डेबिट करना है और 20,000 रुपये से आपको करना है क्रेडिट। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। मैंने आपसे कहा फंडामेंटल पार्ट में मेरा, क्योंकि जर्नल पे ऑलरेडी भैया 600-700 क्वेश्चन, सॉरी 600-700 ट्रांजैक्शन की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ी मेरी कंपेटिटिव स्पीड तेज रहेगी, क्योंकि आगे मुझे अभी तो लेजर बुक तैयार करनी है, तो वहाँ बहुत सारा टाइम जाने वाला है। गुड्स सोल्ड टू रोहित, गुड्स सोल्ड के लिए मेरे पास वर्ड है बिजनेस में सेल्स, और दूसरा हो गया रोहित। सेल्स जो है वो मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया, और रोहित जो है वो फिर से पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई और इंफॉर्मेशन केस की है नहीं, तो हम मानेंगे ये उधार ट्रांजैक्शन है। अगर यही ट्रांजैक्शन जहां जर्नल में हमने किए थे, तो वहां मैंने हर पॉइंट के ऊपर आपको बताया था कि भी बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं तो वो सेल्स कहते हैं। सेल्स क्यों कहते हैं, उसका फंडामेंटल पार्ट क्या है, क्यों इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे, तो ये चीजें वहां पे ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुका हूं। तो इस पार्ट को मैं सीधा रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लूंगा, उस फंडामेंटल को पार्ट को यहाँ करूंगा, तो एक एक क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो 2-3 घंटे का बनेगा। चलिए भैया, सेल्स का जो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करेगा डेबिट करेंगे, इनकम और रेवेन्यू की बात जब भी होगी मैं उससे क्रेडिट करूंगा। माल बेचा है भैया, गुड्स सोल्ड किया है, हमारे बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूँ। रोहित की बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट है, और रोहित जो होगा या तो क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में होगा और या क्वेश्चन में गिवर की पोजीशन में होगा। अच्छे से पढ़िए, गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित को माल बेचा है, तो जो रोहित है ना वो हो गया रिसीवर की पोजीशन में, इसके लिए रोहित को करूंगा डेबिट। मेरी एंट्री क्या मिल गई भैया, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जो अमाउंट है ना वो 10,000 रुपये डेबिट, 10,000 रुपये क्रेडिट। ट्रांजेक्शन को जल्दी से नोट कीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, तो रोहित आ गया और एक कैश आ गया, 2 अकाउंट आ गए हमारे पास। अब अगला काम क्या है, पहले आप जो अकाउंट आया उसको लिख लीजिए। ये मैंने रोहित को लिख लिया, ये मैंने कैश को लिख दिया। रोहित मेरे लिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर की पोजीशन में होगा तो डेबिट करूंगा, गिवर की पोजीशन में होगा तो क्रेडिट करूंगा। कैश जो है वो मेरे लिए रियल अकाउंट, जब भी आएगा व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा तो डेबिट करूंगा, और पैसा अगर मेरे यहाँ से जा रहा होगा तो मैं उसे करूंगा क्रेडिट। अब जरा ये बताइए कि रोहित जो है रिसीव फ्रॉम रोहित, तो रोहित है ना भैया वो गिवर की पोजीशन में आ रहा है, इसके लिए क्रेडिट करूंगा। कैश रोहित से रिसीव किया है, पैसा मेरे पास आया है, और पैसा मेरे पास आया है तो व्हाट कम्स इन जब आएगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा, और मुझे एंट्री क्या मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, और अमाउंट कितना है भैया 6,000 रुपये।
6,000 रुपये मुझे डेबिट के कॉलम में लिखने हैं और 6,000 रुपये मुझे क्रेडिट के कॉलम में लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये लगभग 8 से 10 ट्रांजेक्शन थे। अब इन ट्रांजेक्शन को तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इन ट्रांजेक्शन को मैं जो मेरी जो लेजर की बुक है, जो मेरी पहली बुक कौन सी थी, जर्नल, जर्नल के अंदर उस डेट के सीक्वेंस से मैंने इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरा अगला पड़ाव जो है, जहां इन हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर जितने मैंने अकाउंट ओपन किए हैं ना, ये सारे के सारे अकाउंट मैं लेजर बुक के अंदर ओपन करूंगा और फिर इसकी पोस्टिंग करूंगा। तो क्वेश्चन दो बातें कह रहा है। पहला कह रहा है कि भाई जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करो, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, ऐसे नहीं करनी है। और सेकंड बात है कि इसको लेजर में शिफ्ट करो। तो लेजर पोस्टिंग भी कैसे करते हैं, तो मैं इसको, ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करके आपके सामने सारे क्वेश्चंस को, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता हूं और 1 बाय 1 अकाउंट ओपन करते हुए उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। आपकी सुविधा के लिए मैंने जर्नल एंट्री को भैया समराइज फॉर्मेट में आपके सामने लिख दिया। अब मेरा जो अगला टास्क है, मेरी जो लेजर की जो बुक है उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन मेरे सामने आए हैं, हर ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। और रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि ये जैसे लेजर की बुक है, तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, बुक ऑफ मिस्टर लेजर, बुक ऑफ मिस्टर गोपाल। ये आपकी हेडिंग हो गई भैया, ये आपको लिखनी है। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा एक एक अकाउंट को ओपन करके, एक एक अकाउंट के अंदर एक एक जो एंट्री है उसको पोस्टिंग करनी है। कैसे करनी है वो समझते हैं। सबसे पहले जो मेरे सामने जो अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है भैया, देखिए यहाँ से कैश का अकाउंट और एक आ रहा है कैपिटल का अकाउंट। मैंने नरेशन नहीं लिखा है, वो आपके लिए, ठीक है भैया। तो सबसे पहले मैंने जो काम करना है वो ये करना है कि भैया सबसे पहले कौन सा अकाउंट ओपन करूँ मिस्टर गोपाल की बुक्स में, तो वो होगा कैश का अकाउंट। तो ये मेरा कैश का अकाउंट ओपन हो गया। क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है तो मैंने भैया ये डेबिट साइड लिख दी और ये क्रेडिट साइड लिख दी। बाकी डेट और कॉलम आप करते रहना भैया, इतना मेरे को लिए संभव नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो मेरे लिए इतना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ काम मैंने आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया। चलिए, मेरे सामने आ गया कैश का अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट आ गया वो आ गया कैपिटल का अकाउंट। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरे लिए हो गया कैपिटल का अकाउंट। चलिए, ये फॉर्मेट आ गया। चलिए, ये मेरी डेबिट साइड और ये मेरी क्रेडिट साइड। पहले ट्रांजैक्शन में मुझे 2 अकाउंट मिले और मैंने दोनों अकाउंट को लिख लिया भैया। यहाँ पे दोनों अकाउंट को ओपन कर दीजिए। मेरा मान लीजिए पेज नंबर 1 है और ये मेरा पेज नंबर 2 है। तो ये हो गया मेरा पेज नंबर 1 जर्नल लेजर का और ये मेरा हो गया पेज नंबर 2। अब पोस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले कैश के अकाउंट के अंदर, अब सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला जो काम है आपको ये देखना है कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का जो अकाउंट है, इस ट्रांजैक्शन को मैं कैश के कौन सी साइड में लिखूं। तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि कैश जहां बैठा है ना, उसी साइड में लिखा जाएगा। अपना दिमाग एक्स्ट्रा बिना मतलब मत लगाना। तो कैश जो है यहाँ पे देखिए डेबिट वाली साइड में बैठा है, तो मुझे बिना दिमाग लगाए डेबिट साइड में 50,000 रुपये लिख देने हैं। चूंकि कैश डेबिट में बैठा है तो कैश की एग्जिस्टिंग जो वेट है वो पूरा डेबिट साइड के अंदर है। तो मुझे कैश के डेबिट साइड में ये 50,000 रुपये लिखना है। और इतना बात समझ गए ना, तो बाकी सब काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब डेबिट साइड में तो 50,000 रुपये लिख दिए, परंतु यहाँ पे उसका पर्टिकुलर के कॉलम में इसका साथ कौन देगा, जो अकाउंट यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है कैपिटल अकाउंट। और डेबिट साइड में जब भी किसी अकाउंट को बैठाएंगे हम टू शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से
मैं अगर कैपिटल अकाउंट की बात करूंगा तो कैपिटल अकाउंट फिलहाल कहां बैठा है भैया, यहां पे देखिए 2 वाले कॉलम में बैठा है, मतलब हो गया क्रेडिट में बैठा है। तो बिना दिमाग लगाए ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो कैपिटल का अकाउंट है ये 50,000 रुपए में क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्योंकि जो मेरा कैपिटल अकाउंट है जर्नल के अंदर क्रेडिट साइड में बैठा है, तो जो भी उसका बोझ है मुझे क्रेडिट साइड में ही डालना पड़ेगा। जहां जर्नल में बैठा है उसी साइड में उसका सारा अमाउंट डाल दीजिए। तो ये मैंने कैपिटल के क्रेडिट साइड में डाल दिया। साथ कौन देगा, जिसने जर्नल अकाउंट में साथ दिया था। तो जर्नल में कैश अकाउंट ने साथ दिया था तो मैंने कैश लिख दिया। और मेरा ये रूल है कि अगर कोई क्रेडिट साइड में बैठता है मैं 22 शब्द का प्रयोग करूंगा। तो अब ये हमने पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। जर्नल का जो मेरा जो पहली लाइन है, लेजर फोलियो नंबर क्या होंगे भैया, ये मेरे इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कौन से नंबर पेज पे है। अगर ये 1 नंबर पेज पे है तो मैं यहाँ कैश के सामने 1 नंबर लिखूंगा। ये मेरा 2 नंबर पेज है तो मैं 2 नंबर लिखूंगा। तो मीनिंग ये हुआ कि भैया कैश का जो अकाउंट है वो पेज नंबर 1 पे है। ये देखिए पेज नंबर 1 पे है। तो इस ट्रांजैक्शन की अगर आपको देखनी है कि इसकी पोस्टिंग कहाँ है तो लेजर में जाके पेज नंबर 1 पे देख लीजिए। और इस ट्रांजैक्शन की अगर पोस्टिंग देखनी है तो लेजर में जाइए और पेज नंबर 2 पे देख लीजिए। मान लीजिए ये जर्नल का जो पेज है ये भी मेरा पेज नंबर 1 होता। मान लीजिए ये जर्नल का 1 नंबर पेज होता, तो यहाँ पे भी जो कॉलम था मेरा, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है टाइम बचाने के लिए, यहाँ पे भी इस रिलेवेंट पेज का मैं रेफरेंस दे देता। इसको डिटेल में मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। पहला ट्रांजेक्शन पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, देखो अब आपको, क्योंकि मुझे स्क्रीन को इधर और इधर करनी पड़ेगी, आपको ट्रांजैक्शन 10 मिनट के लिए याद रखना है। आपके सामने कॉपी रहेगी भैया, मेरे सामने नहीं रहेगी, तो आपको ट्रांजैक्शन को याद रखना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूं तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैंने ऑलरेडी परचेज का अकाउंट मेरी बुक्स में बना दिया है। अगर ऑलरेडी परचेज का अकाउंट बना दिया है तो फिर से अकाउंट नहीं ओपन होगा, एक अकाउंट एक बार ही ओपन होगा। तो क्योंकि काम ही तो ये कि एक तरह के ट्रांजैक्शन, एक तरह के अकाउंट में जितने ट्रांजैक्शन हुए सबको एक जगह पे लेके आऊं। भैया लेजर बुक का तो पर्पज यही है। यही लेजर के एडवांटेज और फीचर्स में हम लोग देखेंगे। मैंने कहा था एडवांटेज और फीचर्स हम लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि जब प्रैक्टिकली सारी बात कर लेंगे तब मैं कहूंगा कि वो लेजर एक ऐसी बुक है जहां अकाउंट, जितने भी अकाउंट ओपन हुए उनसे रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है ना, जितने भी अकाउंट हमारे यहाँ पे, जितने भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेवेंट हुए, आप देखोगे धीरे धीरे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी कैपिटल के ट्रांजैक्शन है सारे एक जगह पे आ जाएंगे। तो जब ये फीचर जो है हमारा वहां पे पढ़ेंगे तो अब मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा समझाना कि भैया देखिए लेजर के अंदर हमने एक अकाउंट ओपन किया और उससे रिलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक जगह पे लेके आ गए। तो है ना इजी हमारे लिए। चलिए, तो अब परचेज का जो अकाउंट है क्या हमने अब तक ओपन किया है? हमने ओपन नहीं किया है भैया, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, परचेज का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। और दूसरा अकाउंट था सामने रीटा, 20,000 का अमाउंट है। चलो इतना याद रखना ताकि मुझे ये स्लाइड मूव ना करना पड़े, बस इतनी सी बातें हैं। तो ये मेरा हो गया परचेज का अकाउंट, ये मेरी 2 साइड हो गई। और दूसरा जो अकाउंट था मेरा रीटा का अकाउंट, ये हो गया रीटा का अकाउंट। इसमें भी काफी ट्रांजैक्शन हुए हैं, अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। तो वर्तमान में जो परचेज है, परचेज डेबिट में बैठा है 20,000 रुपए से। तो बिना दिमाग लगाए मैंने 20,000 रुपए से बैठा दिया डेबिट के अंदर। साथ कौन देगा, साथ देगा रीटा। और चूंकि डेबिट में रीटा बैठी है इसके लिए मुझे टू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। तो रीटा जो है फिलहाल जो है मेरी बुक्स में क्रेडिट में बैठी है, तो ये जो मामला है ये भी मुझे क्रेडिट में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। अब रीटा का साथ कौन देगा, परचेज का अकाउंट।
ये मैंने लिख दिया परचेज, और शब्द चूंकि 22 क्रेडिट साइड में बैठा है इसके लिए मैं 22 शब्द का प्रयोग करूंगा। आपको प्रॉपर कॉलम वाले फॉर्मेट में करना है भैया। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो मेरा क्या है जरा देख लेते हैं। अगला जो ट्रांजैक्शन है मेरा रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब हो गया हमने रीटा को भुगतान किया है। तो भैया ये बताइए क्या रीटा का अकाउंट हम सिस्टम में ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं? यस। तो क्या मुझे फिर से रीटा का अकाउंट ओपन करने की जरूरत है क्या? मैंने कहा एक अकाउंट बुक्स में सिर्फ एक ही बार ओपन होगा, 2 बार नहीं होगा भैया। अगर 2 बार ओपन कर दिए तो आपका ये सब लेजर बनाने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो हमने एंट्री की रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रीटा जो है वो बैठी है डेबिट के अंदर। रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश हमने भुगतान किया है। तो रीटा जो है वर्तमान में इस ट्रांजैक्शन की वजह से 10,000 रुपए से डेबिट में बैठी है। तो क्या मैं रीटा को यहां 10,000 रुपए से डेबिट कर दूं? क्योंकि रीटा वर्तमान में 10,000 से डेबिट में बैठी है इस ट्रांजैक्शन में। अब साथ किसने दिया? साथ दिया कैश के अकाउंट ने, और टू मैं मेरे मन से लगा दूंगा। तो ध्यान क्या रखना है, अगर जो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कोई अकाउंट ओपन हो गया है तो उस अकाउंट को फिर से ओपन नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। अब देखिए क्या हुआ, रीटा से माल खरीदा था, उसको भुगतान किया, कुछ पिक्चर क्लियर आई, इससे रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आ गई। रीटा से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आ रही है ना, माल खरीदा और पैसा दिया। अब जो एंट्री थी रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या हमने ओपन कर रखा है भैया? यस, कैश हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ये वाला देखिए। और इस ट्रांजैक्शन में देखिए जो रीटा है ना, सॉरी कैश है ना, वो 10,000 रुपए से क्रेडिट में बैठा है। कैश जो है 10,000 रुपए से क्रेडिट में बैठा है। तो मैं बिना सोचे समझे 10,000 रुपए से इसको क्रेडिट में बिठा दूंगा। तो दिमाग लगाऊं, कैश 10,000 रुपए से क्रेडिट में बैठा है, मैंने कैश 10,000 रुपए क्रेडिट में बिठा दिए। अब यहां पे साथ कौन दे रहा है? यहां जो होगी ना रीटा, वो साथ देगी। और चूंकि रीटा क्रेडिट में है, मैंने 22 शब्द का प्रयोग कर लिया। कुछ समझ में आई? देखिए 50,000 रुपए आए थे, 10,000 रुपए भुगतान कर दिए। एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लाना, धीरे धीरे समझ में आएगा कि बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ये सारी पिक्चर धीरे 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 क्लियर होती जाएगी। अगला जो ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। चलिए भैया, अब अगला ट्रांजैक्शन है रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहला प्रश्न ये है कि भैया रोहित नाम का क्या हमने कोई अकाउंट ओपन किया है और सेल्स नाम का कोई अकाउंट ओपन किया है? रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो देखते हैं, जरा चेक करते हैं रोहित का अकाउंट। देखिए यहां तो नहीं आया, कैश और कैपिटल आया है, परचेज और रिटा आया, यानी कि ना तो अभी तक रोहित का अकाउंट आया है और ना ही सेल्स का अकाउंट आया है। चलिए रोहित का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये रोहित का अकाउंट, मेरी पेंटिंग बहुत बढ़िया है, लाइनें भी एकदम सीधी सीधी आती है। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है भैया, आप अच्छे से बनाना। मेरे पास यहाँ पे स्केल है पर मैं इतना यूज टू नहीं हूँ उस स्केल को यूज़ करने के लिए, तो बेटर है कि ना करो। तो एक मेरा रोहित अकाउंट और एक मेरा सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या है थी? रोहित अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो रोहित जो है वो डेबिट में बैठा है, और रोहित जो डेबिट में बैठा है तो कितने रुपए से बैठा है भैया? गुड सोल्ड टू रोहित 25,000 रुपीज। तो रोहित जो है ये 25,000 रुपीज से बैठा है, डेबिट में बैठा है। तो रोहित के डेबिट में 25,000 रुपीज लिख देंगे, क्या दिक्कत है? ये लिख दिया हमने। रोहित का साथ कौन दे रहा है? रोहित का साथ दे रहा है सेल्स का अकाउंट। तो ये हमने यहां लिख दिया सेल्स, और यहां लिख देंगे टू हमारे मन से।
सेल्स का जो अकाउंट है वो कहां बैठा है भैया, सेल्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट में बैठा है 25,000 रुपए थे, तो ये मेरी सेल है, इसकी क्रेडिट साइड है 25,000 रुपए। साथ कौन दे रहा है सेल्स का, रोहित, तो मैंने यहां रोहित लिख दिया, बाई मैंने मेरे मन से ऐड कर लिया, हो गया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, सॉरी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग हो गई। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है जरा, तो चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। यहां पे कैश रिसीव हुआ है रोहित से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब जरा ये बताइए 20,000 रुपए नकद मिले हैं, तो कैश का अकाउंट क्या हमें फिर से ओपन करने की जरूरत है, या रोहित का अकाउंट हमें फिर से नया ओपन करने की जरूरत है? भैया ये गलती मत करना, कैश ऑलरेडी ओपन है, डेबिट में है, और रोहित जो है वो क्रेडिट में है, और रोहित का अकाउंट भी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, रोहित का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो आ जाइए कैश अकाउंट में, एंट्री क्या है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना है भैया 20,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट, जो कैश है वो डेबिट में बैठा है 20,000 रुपए से, कैश जो है वो डेबिट में बैठा है 20,000 रुपए से, साथ रोहित ने दिया है, तो यहां मैं रोहित लिखूंगा, टू मेरे मन से लिखूंगा। अब जो रोहित का अकाउंट है टू रोहित, टू रोहित मतलब रोहित जो है वर्तमान में 20,000 रुपए से क्रेडिट में बैठा है। चलिए भैया आइए मेरे रोहित वाले अकाउंट के अंदर, ये मेरा रोहित भैया का अकाउंट आ गया, ठीक है, क्रेडिट में बैठा है 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से क्रेडिट में बैठा है, साथ दिया था कैश ने, और बाई मैं मेरे मन से ऐड कर लूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? रोहित को 25,000 का माल बेचा, 20,000 रुपए उसने दे दिए, यानी कि एक अकाउंट से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन को जब एक जगह पे रिकॉर्ड करोगे उसी को तो अकाउंट बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, और कुछ कुछ पिक्चर भी समझ में आ रही है कि भैया जो बार बार सर कह रहे थे कि अकाउंट का मतलब सारी इंफॉर्मेशन को, एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करना, हमारा लेजर के अंदर अकाउंट क्रिएट करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये है। तो जब मैं फीचर्स और एडवांटेज ऑफ लेजर कराऊंगा उस टाइम भैया आप समझ लीजिएगा कि ये पॉइंट हमने ऑलरेडी यहां पे कवर करा लिए हैं। आते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। कैश टू रोहित हो चुका है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा, देखिए आपको सारे ट्रांजैक्शन की डेट भी नोट करनी है भैया, और साथ में जो पेज नंबर अगर आप मेंटेन करते हो ना तो वो पेज नंबर भी लिखना है। मेरे लिए इतना संभव नहीं है इतनी सी जगह पे, इसके लिए सब चल रहा है। चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा, परचेज का जो अकाउंट है, परचेज का अकाउंट डेबिट में बैठा है और रीटा का अकाउंट क्रेडिट में बैठा है। अब वही प्रश्न, क्या परचेज का अकाउंट फिर से ओपन करना है? तो पहले ढूंढेंगे हम 12,000 रुपए से परचेज का अकाउंट, पहले देखते हैं परचेज का क्या हमने ओपन किया है क्या, मुझे भी नहीं पता है, चलिए देख लेते हैं। ओके, परचेज का भैया ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो चुका है, 12,000 रुपए का माल रीटा से परचेज किया है, एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि एंट्री जो थी परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि जो परचेज है वो 12,000 रुपए से डेबिट में बैठी है, तो ये लो भैया 12,000 रुपए, साथ रीटा ने दिया है, तो साथ रीटा ने दिया है, टू मैं मेरे मन से लिख दूंगा। अब टू रीटा, रीटा जो है वो क्रेडिट में बैठी है 12,000 रुपए से, 12,000 रुपए से। चलिए, तो 12,000 रुपए से मैंने यहां रिकॉर्ड कर लिया, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। चलिए, रीटा चूंकि 12,000 रुपए से क्रेडिट में बैठी है, मैंने 12,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, परचेज के साथ हुआ है तो परचेज का साथ देगा, और मैं बाई शब्द का प्रयोग मैं मेरे मन से कर लूंगा। तो होगा ये कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे बिजनेस में जनरली यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा अननोन लोगों से काम नहीं करते हैं, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जो ट्रांजैक्शन के अंदर जितने अकाउंट ओपन होंगे ना वो लगभग वही होंगे जिनसे हम बार बार काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें न्यू अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं अकाउंट के अंदर हमारी पोस्टिंग
हो जाएगी। बात करते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या है भैया, जरा देख लेते हैं कहाँ तक पहुँच गए हम। चलिए परचेज, और ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा हम कर चुके हैं, ये हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। अगला जो ट्रांजेक्शन है रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, मीनिंग ये हुआ कि हमने रीटा को भुगतान किया होगा, तो वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ। आप तो सिंपल देखिए, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपये। रीटा जो है वो 20,000 से डेबिट में बैठी है और कैश जो है वो क्रेडिट में है। कैश जो है वो क्रेडिट में है। आ जाता हूं मैं कैश वाला अकाउंट, ये मेरा कैश वाला अकाउंट। ट्रांजैक्शन में जो कैश है वो क्रेडिट में बैठा है। रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रीटा में चले पहले, चलिए रीटा में चलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा रीटा। तो रीटा अकाउंट डेबिट, रीटा अकाउंट डेबिट, रीटा के डेबिट साइड में भैया कितना अमाउंट था जरा देख लीजिए। रीटा के कैश पेड टू रीटा है 20,000 रुपीज। चलिए ये 20,000 रुपये डेबिट में बिठा दीजिए रीटा मैडम को। साथ कौन दे रहा है, साथ कैश दे रहा है, तो कैश लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। एंट्री क्या थी, कैश रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो कैश का अकाउंट है ये मेरा कैश का अकाउंट हो गया। चलिए भैया कैश का अकाउंट है, मुझे एंट्री क्या थी, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश का मतलब हुआ कैश जो है वो क्रेडिट में बैठा है 20,000 रुपये से, साथ दे रही है रीटा, क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्या कोई दिक्कत है, एक एक ट्रांजेक्शन को इसी वे से आपको रिकॉर्ड करना है। और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे आप देखोगे कि नया अकाउंट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि वही लोगों के साथ हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जनरली रिपीट होते हैं। तो ये हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या हुआ, रोहित को फिर से माल बेचा है। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो रोहित के अकाउंट में 10,000 रुपये डेबिट में और सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट में। चलिए रोहित में चलते हैं 10,000 रुपये। रोहित का ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो चुका है भैया, ये मेरा रोहित का अकाउंट हो गया, ये रोहित का अकाउंट। एंट्री क्या थी, रोहित अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना है भैया 10,000 रुपये। रोहित अकाउंट डेबिट, ये 10,000 रुपये मैंने रोहित के यहाँ लिख दिए, और टू मैंने क्या लिख दिया, साथ दे रहा है सेल्स, साथ दे रहा है सेल्स। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स जो है वो 10,000 रुपये से क्रेडिट में बैठा है, साथ रोहित दे रहा है, रोहित लिख दिया, बाई में मेरे मन से लिख दिया। अगला जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या है देखिए, जनरल एंट्री क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए आइए फिर से, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। कैश जो है वो डेबिट में है भैया 6,000 रुपये से, कैश डेबिट में है और रोहित जो है वो है क्रेडिट में। तो मैं जाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश का जो अकाउंट है उसमें 6,000 रुपये से डेबिट में लिख दूंगा। साथ कौन देगा, साथ रोहित देगा, और टू शब्द का प्रयोग करूंगा। रोहित का जो अकाउंट है वो बैठा है क्रेडिट में 6,000 रुपये से। चलिए तो रोहित का जो अकाउंट है, रोहित का अकाउंट जो है वो क्रेडिट में 6,000 रुपये से बैठा है 6,000 रुपये, और यहाँ लिख दिया मैंने सेल्स, और ये मैंने लिख दिया बाई। माल ही बेचा ना, ये एंट्री ना, सॉरी कैश लिखा है, सॉरी कैश, सेल्स नहीं कैश, साथ कैश ने दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। अगला कोई ट्रांजैक्शन है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए भैया और कोई ट्रांजैक्शन इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। सारे जर्नल के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन आए हैं आप डेबिट की भी टोटल कर लीजिए, क्रेडिट की भी टोटल कर लीजिए। ये जो है ये हमारा जर्नल तैयार कर लिया। अब आते हैं लेजर के अंदर एक एक अकाउंट को बैलेंस निकालना। अब देखिए ज़रा,
एक एक अकाउंट को समझते हैं। कैलकुलेटर मैं ले लेता हूं और आप मुझे जल्दी से इनके जवाब देने शुरू कीजिए। पहला जो प्रश्न है मेरा, जो हमारा कैश का अकाउंट है उसका बैलेंस कौन सा है भैया, पहले ये बताइए। दो बातों का जवाब चाहिए, एक तो बैलेंस कौन सा है और एक कितना है। तो देखिए जो बैलेंस कैसे निकालेंगे, डेबिट की जोड़ करेंगे और क्रेडिट की भी जोड़ करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो साइड ज्यादा है उसका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो 50,000 डेबिट है, 20,000 रुपये डेबिट है, 6,000 डेबिट है। यानी कि यहाँ जो मेरी टोटल है, देखिए ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए है ओनली, ठीक है ना। अब जो मैं जो रेड कलर से कर रहा हूँ ये ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पज, आपको समझने के लिए। 76,000 की टोटल यहाँ है और 30,000 की टोटल यहाँ है। अब बताइए कि इस अकाउंट की मैंने दो बातें करी, तीन बातें सॉरी। पहली बात कि इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, तो जिसकी जो साइड ज्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है उसकी डेबिट साइड ज्यादा है, यानी कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो है डेबिट बैलेंस। दूसरा जो मेरा प्रश्न था कि भैया कितना से ज्यादा है, तो 76,000 माइनस 30,000 यानी कि 46,000 रुपीज से ज्यादा है, 46,000 रुपीज से ज्यादा है। अब तीसरा जो प्रश्न है कि इसको बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमने आपको तरीका बताया। अब जो येलो करूंगा वो आपको लिखना है कि यहाँ की सबसे पहले मैं टोटल करूंगा, ये मेरी टोटल है 76,000, तो ये जो टोटल है यही टोटल मुझे यहाँ लिखनी है 76,000, यानी कि जो यहाँ 76 है यही जोड़ यहाँ पे भी आएगी। हायर साइड को पहले लिखना है क्योंकि आपको लिखना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर वो तभी लिख पाओगे जब आप हायर साइड की जोड़ पहले करोगे। तो हायर साइड की जोड़ है 76,000, इसी को मैंने लिख देना है क्रेडिट साइड के अंदर। अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो आएगा 46,000। अब ये 46,000 मैं यहां पे क्या लिखूं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मुझे सिर्फ ये कहता रहता है कि अकाउंट के बैलेंसिंग कीजिए ट्रायल बैलेंस के लिए, बात समझना, अगर मुझे कहा जाता, मैंने कहा ना एक प्रश्न कहूंगा ना सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर मेरा जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यहाँ कुछ नहीं कह रहा है, कोई बात नहीं, हमें समझना है कि एग्जाम में क्या आ सकता है। अगर ये कह देता है कि भैया अकाउंट को क्लोज कीजिए फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, तो ये मैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा अकाउंट है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सीधा बैलेंस शब्द का प्रयोग करूंगा। मैं सीधा शब्द क्या लिखूंगा, बैलेंस, और बैलेंस बाई, या यहां होगा तो टू बैलेंस और यहां लिखा होगा तो बाई बैलेंस, ये अलग मैटर हो गया। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पर्पज से, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पर्पज से मैं इस बुक्स को क्लोज कर रहा हूं, इस अकाउंट को, तो ऐसी स्थिति में मुझे केवल बैलेंस शब्द का प्रयोग करना है, कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई P&L नहीं, कौन से नेचर का अकाउंट है कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। परंतु अगर मैं मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं तो मुझे इस अकाउंट को इसके नेचर के हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। कैश मेरा के लिए रियल अकाउंट हो गया तो मैं इसको शब्द का प्रयोग करूंगा, यहां पे जो शब्द प्रयोग करूंगा ना, ये मैं बैलेंस शब्द का ही प्रयोग करूंगा। यही अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तो मैं ट्रेडिंग या P&L लिखूंगा, क्रेडिट साइड में है तो मैं बाई शब्द का प्रयोग करूंगा। तो जो मेरा कैश का अकाउंट है वो मैंने लिखा बाई बैलेंस CD, कैरी फॉरवर्ड। CD का मतलब हो गया कैरी फॉरवर्ड। CD क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है, इसको आगे फिर कभी डिटेल में अगले चैप्टर में, सॉरी अगले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने मेरे कैश अकाउंट का बैलेंस निकाल दिया 46,000 रुपीज। अगला जो मेरा कैपिटल का अकाउंट है, मैंने कहा था एक प्रश्न में सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब जो मेरा कैपिटल का अकाउंट है ना, इसका बैलेंस कौन सा है, पहला प्रश्न, बैलेंस कौन सा है, आपको पता चल गया भैया इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना है ये भी पता चल गया, 50,000 रुपए, ये भी पता चल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा प्रश्न, इसको बैलेंसिंग कैसे करना है। अगर किसी भी अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जोड़ इस तरह से नहीं की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं की जाती है। अगर एक ही ट्रांजैक्शन मिले तो आपको बस ऐसे दो लाइन खींचनी है, दो लाइन खींचनी है, पास एकदम बस। और ये जो 50,000 रुपए है ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर,
क्योंकि जोड़ है ही नहीं। अगर जोड़ होती ना तो मैं ऐसे उसको लिखता, फिर दोनों का डिफरेंस निकालता। जोड़ है ही नहीं, सिंपल 2 लाइन खींच दीजिए। और कैपिटल जो अकाउंट है, फिर वही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट जो है मेरे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया, तो मैं इसको बैलेंस शब्द का प्रयोग करके इसको क्लोज करूंगा। तो बैलेंस सीडी, ठीक है ना भैया, बैलेंस सीडी। और चूंकि डेबिट साइड में है इसके लिए मैं, क्योंकि बैलेंस जो है वो डेबिट, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिख के मैंने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। आगे बढ़ता हूं अगले ट्रांजेक्शन, सॉरी अगले अकाउंट की तरफ। अब मेरा जो परचेज का जो अकाउंट है, अब मेरा परचेज का अकाउंट में देखिए जरा क्या हो रहा है। पहला प्रश्न, हमेशा 3 प्रश्नों का जवाब देना है। बैलेंस कौन सा है भैया? जो बैलेंस है वो है डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। कितना है? इधर है 32,000, उधर है कुछ भी नहीं, तो बैलेंस 32,000 रुपीज है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब बैलेंसिंग कैसे करें? बैलेंसिंग ऐसे करनी है कि भैया इसकी जोड़ होगी 32,000 रुपीज, ये कि ये जोड़ आपको यहां लिखनी है 32,000 क्रेडिट साइड के अंदर, और कुछ है नहीं, तो ये पूरा हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। अब बताइए मैं कैसे इसको क्लोज करूं, क्या शब्द का प्रयोग करूंगा? अगर मैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए बनाता, सॉरी ट्रायल बैलेंस के लिए बनाता, तो मैं लिखता बैलेंस, मैं क्या लिखता? बैलेंस सीडी शब्द का प्रयोग करता। मैं बैलेंस सीडी शब्द का प्रयोग करता अगर मैं ट्रेडिंग, सॉरी ट्रायल बैलेंस के लिए बनाता। परंतु अगर मैं मेरी बुक्स क्लोज करने के लिए कर रहा हूं, तो मैं यहां पर, चूंकि परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं इसको बाई शब्द यहां पे भी करना है, बाई शब्द यहां पे भी करना है, बाई ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करूंगा। अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, तो मुझे बाई ट्रेडिंग अकाउंट शब्द लिख के ये 32,000 को बैलेंसिंग कर लेना है। रीटा का जो अकाउंट है, सबसे पहला प्रश्न वही है कि भैया रीटा का बैलेंस कौन सा है? देखिए जरा, 32,000 रुपीज है हमारा क्रेडिट के अंदर, और 30,000 है डेबिट के अंदर, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। कितने से है? 2,000 रुपए से है। जोड़ कैसे करूं भैया? पहले ये टोटल मार दीजिए, ये हो गया मेरा 32,000 रुपीज, ये मेरा फिर से हो गया यहाँ पे 32,000 रुपीज, और ये मेरा 2,000 हो गया बैलेंसिंग फिगर। ये 2,000 रुपये मेरा हो गया, क्या हो गया? मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये 2,000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिए। अब रीटा का जो अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, तो मैं बैलेंस शब्द का ही प्रयोग करूंगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और टू शब्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये डेबिट साइड में मुझे लिखना पड़ रहा है। डेबिट साइड में लिखना पड़ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस नहीं है भैया, ये क्रेडिट बैलेंस है। जो साइड ज़्यादा होती है, ये तो हमने अकाउंट को बराबर करने के लिए ये फॉर्मूला अपनाया है। तो ये हो गया, हमने रीटा का अकाउंट क्लोज कर दिया। तो चूंकि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ट्रायल बैलेंस के पर्पस के लिए होता तो भी मैं पहले से क्लोज करता, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता तो भी मैं यही शब्द का प्रयोग करता। आगे चलता हूँ भैया, सेल्स का अकाउंट आ गया मेरे पास, और रोहित का अकाउंट। चलिए रोहित की अगर मैं टोटल देखना चाहूँ तो यहाँ मेरी टोटल जो है 35, इधर है 26। तो मुझे ये बताने में कोई दो राय नहीं है कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा भैया? डेबिट बैलेंस होगा। कितना होगा? 35 माइनस और 26,000, भैया 9,000 रुपये से डेबिट बैलेंस होगा। कैसे निकालूं? निकालना कैसे भैया? जोड़ कीजिए, ये हो गया हमारा 35,000 रुपीज़, इधर भी 35,000 रुपीज़ लिख दीजिए। जो यहाँ की जोड़ है वही यहाँ लिख दीजिए। दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर है माइनस 26,000, 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ आप यहाँ लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर में। ये मैंने 9,000 रुपये लिख दिए। रोहित चूंकि पर्सनल अकाउंट है तो मैं बैलेंस शब्द का प्रयोग करके इसको क्लोज करूंगा। बैलेंस सीडी क्या है बताऊंगा बाद में। क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, मैंने 22 शब्द का प्रयोग कर लिया। अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ बैलेंस शब्द का प्रयोग किया है तो रोहित का क्रेडिट बैलेंस नहीं है भैया। ये तो फिलिंग द ब्लैंक से जो हमारी जोड़ कम पड़ रही है ना, उसको फिल करने के लिए बना रहे हैं। बाकी जो साइड ज्यादा है
वही उसका बैलेंस होता है। ये तो हमने खाली दोनों साइड के जोड़ बराबर करने के लिए किया भैया, सारे बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, वो मत समझिएगा। चलिए सेल्स की बात करूंगा। जो सेल्स अकाउंट है वो मेरा सेल्स अकाउंट है, इसकी जो मेरे क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। कितना होगा भैया? ये होगा 35,000, ये भी मुझे पता है। कैसे करूंगा? यहाँ की जोड़ करूंगा 35,000 रुपीज़, यहाँ इस लाइन को नीचे खींचूंगा, ओके, यहाँ पे भी 35,000 रुपीज़ आ गया। अब क्या करना है? अब करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। 35,000 रुपीज़ से 35,000 से मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। क्या लिखूं? सेल्स का जो अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट मेरा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अगर मैंने कहा कि मैं इसको ट्रेडिंग या पी&एल से क्लोज करूंगा, या पी&एल से क्लोज करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको किसके लिए बना रहा हूँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अपनी बुक्स क्लोज कर रहा हूँ, और ट्रायल बैलेंस करके बैलेंस चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ टू बैलेंस शीट शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान ये रखना है भैया, ध्यान ये रखना है यहाँ पे स्पेसिफिकली कि जो जो अकाउंट आपने ओपन किए हैं उनको समराइज वे में एक बार चेक करते हैं कि हमने जो कहा था वही बात हुई या कुछ और हुई। हम आगे देखेंगे फीचर्स जब देखेंगे, और अभी मैंने आपको बताया कि हमारा लेजर बुक लिखने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि भी जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सही समय पे क्विकली प्राप्त की जा सके। तो क्या क्वेश्चन देख के ये नहीं कर सकता है 1 सेकंड के अंदर कि वर्तमान में मेरी बुक्स के अंदर 46,000 रुपीज का कैश बैलेंस है। कोई पूछेगा कि भाई आपके यहाँ बैलेंस कितना है, क्या आपको सेकंड में ये नहीं बता सकते कि मेरी कैश के अंदर, मेरी कैश बुक में फिलहाल 46,000 का बैलेंस है? होगी इंफॉर्मेशन। कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब एक जगह पे कलेक्ट हो गई, और जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके सामने आ जाएगी। ऑनर ने पैसे कितने लगाया है? 50,000 रुपये, 1 मिनट से पता चल गया, ठीक है। आपने माल कितना परचेज किया है पूरा पता चल गया, और वो भी आ गया। रीटा आपसे, या आप रीटा से कितना पैसा मांगते हो वो भी पता चल गया। रीटा का कौन सा बैलेंस है भैया? क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि रीटा साल भर का ट्रांजैक्शन करने के बाद में हमसे 2,000 रुपये मांगती है। इसी तरह से मैं जो रोहित की बात करूंगा, तो रोहित से आप कितने मांगते हो? 9,000 रुपये मांगते हो। तो जब भी रोहित आया भागते भागते कि सर हिसाब बताओ, पेमेंट लीजिए, हम 1 मिनट में उसका अकाउंट का बैलेंस पता कर लेंगे। इसी तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने टोटल सेल्स कितनी की है, तो ये हमारे सामने है। तो जो हमारा जो लेजर लिखने का जो पर्पज होता है, लेजर बुक मेंटेन करने का जो पर्पज होता है कि एक ही अकाउंटिंग हेड से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लिखना और उससे सही समय पे सही सूचना प्राप्त करना, हो गया ना दोनों पर्पज सॉल्व। तो यही तो है हमारा आगे जो हमारा फीचर्स एंड एडवांटेज है ऑफ लेजर, तो यही तो है भैया।